नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी और आप देख रहे हैं वाई न्यूज। आइए देखते हैं कुछ खास खबरें मथुरा और आसपास की। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं बंसल फूड्स, कृष्णानगर, मथुरा। स्वादिष्ट भोजन का एकमात्र स्थान बंसल फूड्स। मथुरा के थाना सदर बाजार क्षेत्र में तैनात ट्रैफिक पुलिस कर्मियों पर बाइक चालक ने 500 रुपए लेने का आरोप लगाते हुए वीडियो वायरल कर दिया, जबकि इस मामले को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने रुपए यातायात विभाग में जमा करने की बात कही है। आपको दिखाई दे रहा ये वायरल वीडियो थाना सदर क्षेत्र के तहसील गेट के समीप का है, जहां रूट डायवर्जन के लिए और वाहन चेकिंग के लिए ट्रैफिक पुलिस कर्मी तैनात रहते हैं। ये वीडियो छाता क्षेत्र के चौमुहा ब्लॉक निवासी गिरिराज और उसके साथी द्वारा बनाया गया। गिरिराज का आरोप है कि वो अपने केस की तारीख करने के लिए वकील के पास आ रहा था, तभी तहसील पर चेकिंग कर रहे पुलिस कर्मियों ने उसे रोक लिया और दस्तावेज पूरे होने पर भी चालान काटने की धमकी देने लगे और उससे 500 रुपए ले लिए, जिसका वीडियो गिरिराज ने वायरल कर दिया। उधर जब गिरिराज द्वारा आरोपित किए गए ट्रैफिक पुलिसकर्मी से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि युवक की बाइक पर 3 लोग सवार थे और बाकायदा उसका 500 रुपए लेकर चालान काटा गया, जिसका उल्लेख उन्होंने अपने मोबाइल के माध्यम से यातायात विभाग को भेजा है। ये लड़का वायलेशन कर रहा था 3 सवारी का, तो उसको रुकवाया गया। 3 लड़के बैठे हुए थे और उनका जुर्माना काट दिया। इसका नाम है गंगाराम। इसका 500 रुपये का ये जुर्माना काटा गया है, जो आपको मोबाइल में दिखाई दे रहा है। वो आरोप गलत लगा रहा है। तो आपको राइट है जो कैश पैसे लेने का? अगर आदमी जुर्माना मौके पर जमा करना चाह रहा है तो मुझे जमा करना पड़ेगा। तो उसको अगर मैसेज आता, मोबाइल नंबर है उसका, मोबाइल में उसका ये मोबाइल नंबर है। उस मोबाइल नंबर पर देखो, ये है 99 11 47 37 00। इसमें मैसेज गया होगा, बिल्कुल गया होगा 100%। उसने आरोप लगाया था कि उन्होंने उनको जानकारी नहीं है। अच्छा। उनको ये है कि दरगाही ने पैसे लिए, दरगाही जिम्मेदार, मतलब एक खामा का वो करना है। पैसे दिए गए 500 रुपये का, उसका चालान जमा किया गया और उसका जो मैसेज गया उसका कम्प्लीटली। वृंदावन स्थित चैतन्य विहार में एक 3 मंजिला मकान में भीषण आग लग गई। आग में फंसे बच्चों को लोगों की मदद से बाहर निकाला जा सका। बाद में दमकल कर्मियों की मदद से आग बुझाई जा सकी। मथुरा के वृंदावन में 3 मंजिला मकान में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि आग ने पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया। आसपास मौजूद लोगों ने जैसे तैसे घर में मौजूद लोगों को बमुश्किल घर से सकुशल बाहर निकाला। आग की घटना से बाजार में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। हम आपको बता दें कि जिस मकान में ये भीषण आग लगी है, उस मकान का स्वामी वृंदावन में ही ई रिक्शा चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता है। जिस वक्त आग लगी उस वक्त उसके बच्चे घर में ही मौजूद थे। पड़ोसियों ने सकुशल बच्चों को निकाल लिया। पुलिस मौके पर पहुंच गई। ये मामला थाना कोतवाली वृंदावन इलाके के चैतन्य विहार का मामला है। छोटी बहन कहाँ है? छोटी बहन कहाँ है? पापा कहाँ गए? पापा जो ड्रम चला। छोटी बहन है, छोटी बहन कहाँ है? छोटी वाली जो गांव में मम्मी लगी। पापा का मोबाइल नंबर है? पापा मोबाइल रखते हैं तुम्हारे? पापा मोबाइल रखते हैं? नंबर पता है? क्या नाम? घबरा गई वहाँ आज के मारे। तो घबरा मत, क्या नाम है? चुप आ जा। आप कैसे लगी पता था तुम्हें? नहीं अंकल, मैं पढ़ रही थी, पता पढ़ नहीं रही है आग आपको, फोड़ दे वो लाइट वाइट को बचो। इसमें आग लगी थी, ये लड़की बचाई थी, ऊपर आवाज मार रही थी, हाथ जोड़ रही थी, बचा लो बचा लो। नीचे का गेट खुला नहीं था, फिर साइड में से कूद के गए थे। तो इस मकान के अंदर है क्या? इसके अंदर कबाड़ा वबाड़ा भर रहा है जी, लत्ता वत्ता है कबाड़े वबाड़े। किसका मकान है ये सुरजीत जी का जी। सुरजीत का? हाँ जी, वो टमटम चलाने गए। तो सुरजीत टमटम चलाते हैं? हाँ जी। तो कबाड़े का भी काम करते हैं क्या? नहीं, कबाड़े का नहीं, वैसे ही लगता कूद रहे, काफी ज्यादा भर रखी है। तो आग कैसे लगी कुछ पता है? आग की नहीं पता, ये लड़की बता रही है। तो आग अभी भी लगी हुई है? हाँ जी, अब भी लगी हुई है, देख लो। और अभी दमकल वगैरह को खबर दी क्या? हाँ दे दीजिए। मथुरा के एडीएम वित्त की अध्यक्षता में मंगलवार को सदर तहसील में समाधान दिवस संपन्न हुआ। इस दौरान 5 शिकायतों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। शनिवार को सदर तहसील में समाधान दिवस आयोजित किया गया। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ब्रजेश कुमार की अध्यक्षता में लगाया गया। इस दौरान एसपी सिटी MP सिंह, उप जिलाधिकारी सदर क्रांति शेखर सिंह, CO सिटी वरुण कुमार मुख्य रूप से मौजूद रहे। सदर तहसील में आयोजित किए गए समाधान दिवस में फरियादियों की शिकायतें सुनी गयी। इस दौरान 5 शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही कराया गया। इसके साथ ही संबंधित विभाग के प्रभारी अधिकारियों को लंबित शिकायतों का 7 दिन के अंदर निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। तहसील दिवस के संबंध में उप जिलाधिकारी सदर क्रांति शेखर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि समाधान दिवस में जो शिकायतें आई हैं उनका 7 दिन के अंदर निस्तारण करा दिया जाएगा। देखिए, आज मार्च माह का पहला तहसील दिवस यहाँ पे अभी भी चल रहा है। अभी तक कुल 42 शिकायतें प्राप्त हो चुकी हैं और अभी भी कुछ शिकायतकर्ता और भी आ रहे हैं।
किस तरह की शिकायतें ज़्यादातर रही हैं? शिकायतें सभी विभागों से प्राप्त हुई हैं। नगर निगम से और विद्युत विभाग से ज़्यादा शिकायतें रहीं, राजस्व विभाग तथा पुलिस विभाग से भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं। तो कमिश्नर साहब आए थे, क्या आज विजिट किया है आपको? हाँ, माननीय आयुक्त महोदय भी आज तहसील दिवस में यहाँ पे आए थे। उनके द्वारा गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु सख्ती से निर्देशित किया गया है कि शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के बाद ही उसको फाइनली डिस्पोज किया जाए। और कई शिकायतकर्ताओं से उन्होंने वार्ता भी की है। कोई भी शिकायतें बार बार जो रिपीट होती हैं उसकी समीक्षा करने को भी बोला है। वृंदावन कुंभ में सरकार द्वारा सजाया गया संस्कृति ग्राम श्रद्धालुओं में खास आकर्षण का केंद्र बन गया है। संस्कृति ग्राम में आने वाला हर व्यक्ति ब्रज की लोक कला और संस्कृति को बड़े ही सहज ढंग से समझ रहा है। राधे राधे, आप देख रहे हैं बाई न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। आइए आज हम आपको दिखाते हैं वृंदावन कुंभ मेले में यहाँ पर सरकार द्वारा, जो प्रशासन द्वारा संस्कृति ग्राम जो बनाया गया है, जहाँ पर ब्रज की संस्कृति की बहुआयामी छटा आपको दिखाई देगी और लोग बड़ी उत्सुकता के साथ यहाँ पर देखने के लिए आ रहे हैं। आइए ले चलते हैं आपको संस्कृति ग्राम और दिखाते हैं किस तरह से सजाया है। और देखिए यहाँ पर जो संस्कृति ग्राम के हम पंडाल में हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर ब्रज के जो पौराणिक ऐतिहासिक मंदिर हैं उनके बड़े बड़े सुंदर यहाँ पर चित्र हैं और उनकी पूरी यहाँ पर डिटेल लिखी हुई है, कौन सा मंदिर कहाँ पर है। और आप देख रहे हैं श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं और देख रहे हैं। आइए उनसे हम बातचीत करेंगे। और देखिए यहाँ पर फोटो कैद कर रहे हैं लोग। ऐसे सुंदर यहाँ पर ब्रज के चित्रों को दिखाया है और श्रद्धालु आ रहे हैं, जो बाहर से जो लोग आए हुए हैं एक दूसरे को बता रहे हैं, समझा रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं और पूछते कहाँ से आए। आपका शुभ नाम? मानसी। मानसी, कहाँ से आई हैं आप? कानपुर से। कानपुर से। कैसा लग रहा है ये कुंभ मेले में एग्जीबिशन बनाया संस्कृति ग्राम, ब्रज की पूरी संस्कृति दिखाई दे रही है, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ये इतने सारे मंदिरों के यहाँ फोटो लगे हैं, पहले कभी देखे आपने? नहीं। इन मंदिरों के दर्शन किए? हाँ। कितने मंदिरों के किए? पूरे संपूर्ण 84 कोस का दर्शन है? नहीं, वृंदावन के मंदिर के। वृंदावन के देखे। क्या नाम है आपका? शंभू शरण अग्रवाल। कैसा लग रहा है ये संस्कृति ग्राम का छटा देखकर? नहीं, बहुत बढ़िया लग रहा है। इस तरह से यहाँ एग्जीबिशन लगाया, पूरी ब्रज की संस्कृति को दिखाया है। नहीं, बहुत अच्छा है। इससे जो है ना, जो भूला हुआ आदमी है ना, वो भी जागृत हो जाएगा। अच्छा प्रयास है ये। बहुत प्रयास, बहुत बढ़िया। देखिए लोग बड़े प्रसन्न हो रहे हैं देखकर। आइए ले चलते हैं और भी यहाँ की छटा आपको दिखाते हैं। और देखिए ये यहाँ पर मंदिरों के साथ साथ ब्रज के जो संस्कृति है, यहाँ के उत्सव है, त्यौहार है, उनकी एग्जीबिशन आप देख रहे हैं। यहाँ ब्रज के होली के पर्व, यमुना जी की आरती का है। और देखिए ब्रज की होली के कितने सुंदर सुंदर चित्र है, चारकुला नृत्य दिखाई दे रहा है। तो ब्रज का ये लठामार होली का उत्सव देखिए, ये ब्रज का लोक नृत्य है। ये नंदगाम का चित्र है, नंदगाम की लठामार होली दिखाई दे रही है। तो ये गोकुल की छड़ी मार है। और ये देखिए नंदगाम के नंद भवन में किस तरह से रंग गुलाल की वर्षा होती है। तो कुल मिलाकर ब्रज की पूरी सांस्कृतिक जो छटा है हमारी, वो यहाँ दिखाई दे रही है। और आप देखेंगे तमाम लोग यहाँ पर देखने आ रहे हैं, खुद अपने मोबाइल से यहाँ पर उसको कैद कर रहे हैं लोग। तो ये अपने आप में एक आकर्षण का केंद्र। आप देखिए कितनी भीड़ यहाँ पर आ रही है और लोग खिंचे चले आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जो पर्यटन विभाग, संस्कृति विभाग और यहाँ पर उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सभी ने मिलकर सामूहिक रूप से 6 सेक्शनों में इसको बांटा है। यहाँ पर मूर्ति कला है, पीछे देख रहे हैं, ये वृंदावन शोध संस्थान ने बनाया है। और इधर पूरे मूर्तियाँ, आइए ले चलते हैं आपको दिखाते हैं। और देखिए यहाँ पर राजकीय संग्रहालय मथुरा द्वारा यहाँ पर जो संग्रहालय में जो मूर्तियाँ हैं उनके यहाँ पर तस्वीरें लगाई गई हैं। और ये लोगों का भी एक आकर्षण का केंद्र है। आप देख रहे हैं यहाँ पर सेल्फी ले रहे हैं लोग इन तस्वीरों के साथ। तो पूरे इस सेक्शन में यह मथुरा संग्रहालय द्वारा मूर्तियों की एक प्रदर्शनी सजाई गई है। आइए आपको और ले चलते हैं आगे। ब्रज के जो चित्र हैं, चित्रकला प्रदर्शनी में ले चलते हैं। यहाँ बड़े अच्छे अच्छे आर्टिस्टों ने चित्र बनाए हैं। और देखिए यहाँ पर बड़े अच्छे अच्छे जो कलात्मक चित्र हैं और ये बरबस आकर्षण कर रहे हैं। यहाँ मेहंदी पे बने हुए हैं, पोर्ट्रेट हैं और लोग देखिए उन्हीं के साथ सेल्फी ले रहे हैं। और इन हर चित्र में भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं छिपी हुई हैं और उनकी लीला से छिपे हुए ये ब्रज की जो शैली है वो चित्रकला शैली है। और लोग यहाँ देखने आए। आइए जानकारी लेते हैं। आपका शुभ नाम? दिलीप सिंह। कहाँ से आए आप? मथुरा से। कैसा लग रहा है ये संस्कृति ग्राम? अरे बहुत अच्छा लग रहा है, ये तो बहुत सुंदर है। कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा आपको भा रही है? यहाँ ये कृष्ण जी की जो है सारी मूर्तियाँ, ये जो पेंटिंग है से जुड़े हुए हैं, कृष्ण लीला से।
जो सारी पेंडिंग। आपका शुभ नाम? मंशु। मंजू, पढ़ती हैं आप? जी हाँ। कौन सी क्लास? बीएड बीएड कर रहे हैं। फाइनल ईयर। तो आप यहाँ पर आई हैं, आप देख रहे थे हम, आप फोटो खींच रही हैं, सेल्फी खींच रही हैं, तो क्या आकर्षण दिखा इसमें? इस बार के अरेंजमेंट्स काफ़ी अच्छे हैं पिछली बार को देखकर। नहीं, यहाँ संस्कृति ग्राम में हो, चारों तरफ आपके बहुत अच्छे अच्छे हाँ, पुतले हैं। काफ़ी कुछ किया है इस बार योगी जी ने, यूथ को काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा है ये सब। और ब्रज की संस्कृति का प्रचार प्रसार हो रहा है, अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा। तो देखिए, ये संस्कृति ग्राम में देश विदेश के लोग आ रहे हैं, तो यहाँ इस संस्कृति ग्राम के माध्यम से ब्रज की जो कला है, यहाँ की संस्कृति है, यहाँ की धरोहर है, कुंड, वन, उपवन, मंदिर, सरोवर, उन सबको यहाँ पर प्रदर्शनी के माध्यम से जन जन तक पहुँचाने का काम यहाँ पर सरकार ने जो किया है, और लोग इसकी जमकर सराहना कर रहे हैं, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी करके ले जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर इसका एक बहुत बड़े व्यापक स्तर पर हमारे ब्रज की संस्कृति और ब्रज की धरोहरों का प्रचार प्रसार हो रहा है। आप देख रहे हैं काफ़ी भीड़ यहाँ पर इस समय शाम के वक्त और ज़्यादा बढ़ जाती है, और सेल्फी लेने का तो इतना क्रेज़ है, और यहाँ सेल्फी काउंटर भी बनाए हैं। आइए आपको सेल्फी काउंटर पर ले चलते हैं और दिखाते हैं कि लोग किस तरह से यहाँ भगवान श्री कृष्ण की जो स्मृतियाँ उनके साथ सेल्फी ले रहे हैं। और देखिए, ये एक दूसरा प्रवेश द्वार है, यहाँ पर लोग सेल्फी ले रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की छवि के साथ, और ये बरबस लोगों को यहाँ आकर्षित कर रही है। और चारों तरफ आप देख रहे हैं कि पीछे जो कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक वृंदावन 2000 के यहाँ पर कटआउट लगे हुए हैं, उन्हीं के साथ आकर फोटो खिंचा रहे हैं। यानी इसको याद को, स्मृतियों को संजोए रखने के लिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं और अपने फोटो खिंचा रहे हैं, क्योंकि एक याद बनाने के लिए कि 2021 में जब कुंभ लगा तो हम आ गए, और वही वजह है। तो आप देख रहे हैं यहाँ तमाम लोग हैं। आइए पूछते हैं इनसे, क्या नाम है आपका? परमानंद भारद्वाज। कहाँ से आए आप? मैं वृंदावन से आया हूँ, और अपना घर ठाकुर जी की कृपा से मैं आया हूँ, मेरी फैमिली आई है, सब लोग हम आए हैं। आप बड़े अच्छे अच्छे जगह जहाँ भगवान कृष्ण है या फोटो है, तो आप सेल्फी ले रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है, और अब की बार हमारे श्री योगी जी ने हमारे ब्रज धाम के लिए इतना सुंदर कुछ करके दिखाया है, और पूरा हमारा वृंदावन धाम, सब ब्रजवासी, पूरा ब्रज धाम बड़ा खुश है, बड़ा आनंद आ रहा है। जगह जगह जाते हैं, दर्शन करते हैं, और दर्शन करके बड़ा आनंद आ रहा है। संतों के दर्शन हो रहे हैं, भक्तों के दर्शन हो रहे हैं, दूर दूर से सभी लोग यहाँ पधार रहे हैं। यादों को आप कैमरे में कैद करते हैं? हाँ जी, और ठाकुर जी के ऐसे पलों को, ऐसे यादों को हम भी और जो भी यहाँ आ रहे हैं, सभी लोग अपने अपने कैमरों में सेल्फी ले रहे हैं, और सेल्फी लेने के बाद सभी लोग बड़े प्रफुल्लित, बड़े खुश हो रहे हैं। देखिए, यहाँ छोटे से बच्चे के साथ उनका परिवार है, उसको खड़ा करके कृष्ण जी की बड़ी अच्छी छवि है और फोटो ले रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं, पूछते हैं कैसा लग रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभय मित्तल है। अभय जी, अब आप अपने बच्चे के साथ? मैं अपने भतीजे के साथ आया। भतीजे के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ का संस्कृति ग्राम दिख के और अभी अच्छा लग रहा है। ये कुंभ की बैठक है, बहुत बढ़िया है। क्या नाम है आपका? पूनम मित्तल। पूनम मित्तल, आते ही आपने फोटो शुरू कर दिया, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया भैया, हम तो यहीं के रहने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर पहले कभी देखा है? हाँ, हमने तो 2 बार देख चुके, ये तीसरी बार कुंभ देख रहे हैं। लेकिन ऐसे इंतजाम, ऐसी व्यवस्था है? नहीं, ऐसा इंतजाम नहीं, लेकिन पहली बार है। हाँ, ये पहली बार है। ऐसी व्यवस्था पहली बार देखी है। ये बहुत बढ़िया व्यवस्था है और बहुत सुखम है। इन्होंने वृंदावन का कुंभ पहली बार देखा है, और हमने तीसरी बार देखा है। आपने तीसरी बार? हम तो यही के पैदाइश है भाई। नहीं, लेकिन जो इस तरह का जो आयोजन है संस्कृति को पहली बार लगाया है। नहीं, ये बहुत बढ़िया लग रहा है, ये पहली बार देख रहे हैं हम। संस्कृति ग्राम बहुत बढ़िया है। तो देखिए, लोग आह्ला देते हैं, प्रसन्न चित्त है, और यादगार बनाने के लिए यहाँ पर सेल्फियों का तो इतना क्रेज़ है कि आप यहाँ इसके 6 सेक्शन है, हर सेक्शन में अगर देखेंगे तो आपको लोग सेल्फी फ़ोटो लेते दिखेंगे, और यही एक आकर्षण का केंद्र है। सरकार की यही मंशा थी कि ब्रज की संस्कृति का व्यापक प्रचार प्रसार हो, तो वो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लोग सेल्फी लें। आइए उनसे पूछते हैं और क्या कहना चाहेंगे। क्या आपका शुभ नाम? बताइए कैसा लग रहा है संस्कृति ग्राम में आकर? अच्छा लग रहा है। कहाँ से आए आप? वृंदावन से। वृंदावन से तो मैं पूछना चाहूँगा, कुंभ 12 वर्ष और प्रति वर्ष लगता है यहाँ, लेकिन इस बार का कुंभ कैसा लगा है? मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। फर्स्ट टाइम देखा? हाँ। आप क्या कहना चाहेंगी? जी, बहुत अच्छा लगा, यहाँ पर आकर बहुत खुशहाली हुई, मन को बहुत शांति मिली, हमें बहुत अच्छा लगा। फिर कभी दोबारा आएंगे, मौका मिला तो। बहुत इसलिए आप कैमरे में कैद कर रहे हैं? जी, नहीं, कैमरा भी नहीं है। तो देखिए, लोग बड़े आह्लादित, प्रसन्नचित्त, और बस हम आपसे ये कहेंगे
यदि आप अगर वृंदावन कुंभ में नहीं आए हैं और आसपास है और आपके पास समय है तो आप जरूर आइए और इस वृंदावन कुंभ में आकर आपको ब्रज की संस्कृति, ब्रज की लोक कला बड़े ही व्यापक और सुंदर ढंग से देखने को मिलेगी। वाई न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी। प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर संस्था के संस्थापक रंजीत महेश पाठक द्वारा यमुनोत्री धाम से 20 मार्च को कलश पदयात्रा निकाली जाएगी। इसी को लेकर उन्होंने वृंदावन ब्राह्मण समाज के 18 संगठनों का समर्थन प्राप्त किया है। युवा उद्योगपति एवं समाज सेवी और प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर के संस्थापक रणजीत महेश पाठक द्वारा मां यमुना को उसे अपने असल स्वरूप में लाने के लिए 20 मार्च से कलश पदयात्रा निकाली जा रही है। ये पदयात्रा यमुनोत्री धाम से प्रारंभ होकर 18 अप्रैल को मथुरा पहुंचेगी। इस पदयात्रा के दौरान कलश में यमुनोत्री का शुद्ध जल होगा। यमुना को शुद्ध करने के लिए कलश पदयात्रा की घोषणा के साथ साथ समाज सेवी रणजीत महेश पाठक इस मुहिम में ब्राह्मण समाज के लोगों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में वृंदावन के कुंभ में ब्राह्मण महासभा के पंडाल में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें 18 ब्राह्मण संगठनों के पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और यमुना को शुद्ध करने के लिए इस कलश पदयात्रा को अपना भरपूर समर्थन दिया। इस मुहिम में सभी ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इस बैठक के बाद समाज सेवी और प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर के संस्थापक रणजीत महेश पाठक द्वारा बैठक के उद्देश्य के बारे में जानकारी दी गई। देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जो मशरफ कुंभ चल रहा है वृंदावन में, और उसमें यहाँ पर जो मुझे ब्राह्मण सेवा संघ ने आमंत्रित किया है, सबसे पहले तो मैं उनको साधुवाद देता हूँ, उनका धन्यवाद देता हूँ। ये एक चीज़ देख कर के बड़ी अच्छी लगी है कि क्योंकि ब्रज तीर्थ है और तीर्थ के बारे में इन लोगों ने चिंता जाहिर की है, और इसीलिए इस कुंभ की बैठक में उन्होंने एक तीर्थ पुरोहितों को भी बुलाया और विचार विमर्श के लिए कि आगे की रणनीति क्या बने, क्योंकि तीर्थ अगर नहीं बचेंगे तो हमारी संस्कृति नहीं बचेगी, और तीर्थों को बचाने वाले भी तीर्थ पुरोहित ही होते हैं। तो उसी श्रृंखला में इन्होंने मुझे इनवाइट किया, क्योंकि इनको लगा कि मैं जो एक कार्य कर रहा हूँ वो भी एक हमारी तीर्थ के संरक्षण का ही कार्य है। आपको पता ही है कि आपके चैनल पर भी मैंने कहा था कि एक यमुनोत्री से मैं मथुरा एक पदयात्रा कर रहा हूँ, तो वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन यहाँ पर जो अच्छा लग रहा है वो ये लग रहा है कि इस यात्रा को जो बुज़ुर्गों का जो समर्थन मिल रहा है, और ये जो ब्राह्मण सेवा संघ है, आपको आपके दर्शकों को भी ये जानना चाहिए कि 16 से 18 ब्राह्मण संगठन हैं ब्रज के जो एक साथ आए हैं। ऐसा मैंने तो बहुत कम देखा है या सुना है, लेकिन ये एक मैसेज पूरे विश्व में जाता है कि ब्रज के ब्राह्मण भले ही अलग अलग मंचों से या अलग अलग संगठनों से काम कर रहे हैं, लेकिन वक्त आने पर सब एक हैं। यूपी के कासगंज में धर्म परिवर्तन का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करना 2 बुजुर्गों को महंगा पड़ गया। सदर एसडीएम और सीओ ने जांच के बाद इस मामले को मनगढ़ंत कहानी बताया है। सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से हो रहे धर्म परिवर्तन और जानमाल की सुरक्षा की गुहार की ये वीडियो गांव देहारी निवासी केसरी और उनके साले की है। इस सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो से पूरा जिला प्रशासन दहल गया। आनंद फानन में जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने सदर एसडीएम ललित कुमार, सीओ आर.के. तिवारी, सदर कोतवाल की टीम को देहारी गांव में जांच के लिए भेजा। जांच के दौरान वीडियो वायरल करने वाले केसरी और उनके साले जांच टीम को नहीं मिले। जांच में पाया गया कि केसरी ने अपनी जमीन को नीवरी निवासी विक्रम सिंह के बेटे धीरेन्द्र को बेच दी थी और उनसे लिखा पढ़ी में तकरीबन 6.5 लाख रुपया भी लिया, लेकिन ये जमीन उनको न देकर किसी और को बेचना चाहते थे। इसी बात को लेकर विक्रम और उनके बेटों को पैसा बचाने की खातिर असत्य और मनगढ़ंत कहानी बना डाली, लेकिन जांच टीम ने इसका खुलासा ही नहीं किया, बल्कि वीडियो में बोलने वाले और सोशल मीडिया पर वायरल करने वालों की तलाश शुरू कर दी है। नाम केसरी है, मेरा गांव देहारी है, जिला कासगंज का रहने वाला हूँ और मैं अपना हिंदू धर्म छोड़ के मुस्लिम धर्म में जाना चाहता हूँ। मेरी योगी की सरकार में कोई मेरी सुनवाई नहीं करता है। एक नाम विक्रम है, वो मेरे जो कहता है बीच बाजार में मारूंगा। मैं इसलिए अपने परिवार को बाहर गांव छिपा फिरता हूँ। हम लोग अपनी जान छिपाए फिर रहे हैं। मालूम किस कब उसकी मतलब नज़र पे उसकी हत्या चढ़ गई, वहीं हम लोगों ने मार देगा। क्यों गिरोहबंद बदमाश है, मामूली बदमाश ना है। छोटो मोटो आदमी हो तो ऐसा है कि बस हम पर
लेकिन हम कानूनी कार्रवाई करने से भी डर रहे हैं, और मतलब लेकिन हमारे कोर्ट पे से भी उठा लेगा वो एक बार हमें मारपीट करेगी। अब लेकिन हम अपनी जान कैसे बचाएं ये, लेकिन भगवान के भरोसे पे हम चल रहे हैं। आज एक वीडियो जो वायरल हुआ है उसके संबंध में क्षेत्राधिकारी नगर और एसडीएम सदर से जांच कराई गई, तो ये पाया गया ये केसरी नामक व्यक्ति जिनके द्वारा ये वीडियो वायरल किया गया है उनके विरुद्ध पूर्व में ही अमानत में खयानत का 406 आईपीसी का अभियोग कासगंज थाने में पंजीकृत है। इनके द्वारा हरजिंदर नामक व्यक्ति से 9 लाख रुपए में ज़मीन बेची गई और उस ज़मीन बेचने के कारण इनको 6.5 लाख रुपए प्राप्त भी हो गए हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने उस ज़मीन का बैनामा भी नहीं किया है और पैसा भी ले लिया। इस संबंध में इनके खिलाफ विवेचना जारी है, विवेचनाधीन है अभियोग। उस अभियोग से बचने के लिए इन्होंने झूठा वीडियो वायरल किया है। इस संबंध में अग्रिम कार्रवाई जांच के बाद की जाएगी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के फरीदाबाद पहुंचने पर पुलिस को कांग्रेसियों द्वारा काले झंडे दिखाए जाने की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने कांग्रेसियों को घर पर हाउस अरेस्ट कर लिया। ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में शिरकत करने के लिए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पहुंच रहे थे, जिसको लेकर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जगन डागर के सेक्टर 7 निवास पर कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा और कार्यकर्ताओं ने उप मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाने का गुप्त रूप से प्लान तैयार किया था और कांग्रेसी कार्यकर्ता जुड़ने भी शुरू हो गए, लेकिन ऐन वक्त पर सीआईडी द्वारा पुलिस को भनक लग गई और भारी संख्या में पुलिस और क्राइम ब्रांच वहां पहुंच गई और उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया, जिस पर उन्होंने घर पर ही काले झंडे उठाकर मोदी और खट्टर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। घर में ही नजरबंद किए जाने के बाद कांग्रेसी विधायक नीरज शर्मा और कांग्रेसी नेता जगन डागर ने कहा कि किसान और मजदूर की आवाज आज दबाई जा रही है, वहीं कृषि कानूनों का भी हम विरोध कर रहे हैं। ऐसे में किसानों की मसीहा देवीलाल के वंशज आज किसान की लुटिया डुबो रहे हैं, ये बड़े शर्म की बात है। आज भैया है चाचा का लड़का उप मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार दुष्यंत चौटाला और हमारे ज़िले के ग्रीवेंस कमेटी के चेयरमैन यहाँ आ रहे थे और भाई जगन डागर जी ने कार्यक्रम बनाया था। जो किसान मजदूरों का आंदोलन चल रहा है, किसान पंचायतों का आदेश था कि इनका बहिष्कार करने का, इनका काले झंडे दिखाने का। और एज ए ग्रीवेंस कमेटी चेयरमैन और इस ज़िले के कार्यपालक मंत्री होने के नाते मेरे सवाल भी हैं दुष्यंत चौटाला से कि वो क्या हमारे जख्मों पे नमक छिड़कने आए हैं। यहाँ सरकार ने मंत्री बनाया, ग्रीवेंस कमेटी का चेयरमैन बनाया एज ए लेबर मिनिस्टर। जब हमारे यहाँ 25-25, 30-30 विकलांग मजदूरों को फैक्ट्रियों ने बाहर निकाल दिया, ये कहाँ थे? अभी पीछे जहरीली शराब पीने से मौत हुई, एक्साइज मिनिस्टर कहाँ थे ये? रजिस्ट्रियों तहसीलों में चले जाओ, बिना रिश्वत के काम नहीं होता, कहाँ थे ये? आज हमारे एनआईटी के अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है। एज ए इंडस्ट्री मिनिस्टर ब्रज गोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी ने वर्लपुल चौक से लेके आइचर चौक तक स्टे ले रखा है, क्योंकि उसको ठेका 41 करोड़ ज़्यादा का दे रखा है HSIDC ने। आप कहाँ थे इतने दिन से? यहाँ 1 साल हो गया, आपने कोई ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग नहीं ली। पूरा कोरोना का टाइम निकल गया, हम लोग एक एक चीज़ के लिए परेशान हुए, आपने आने की ज़िले में जहमत नहीं करी और आज आप किसान मजदूरों का मजाक उड़ाने के लिए आ गए हो यहाँ पे। आज जो हमारे फरीदाबाद में ही नहीं, हरियाणा में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में किसान और मजदूरों की आवाज़ दबाई जा रही है। ये जो कृषि के जो 3 काले जो कानून बने हैं, हम किसान और मजदूर इनका शुरू से ही विरोध कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, जिस नेताओं पर कभी किसान मजदूर गर्व करता था ताऊ देवीलाल जी, आज उन्हीं के वंशज ये किसान की और मजदूर की लुटिया डुबा रहे हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है। यहाँ जो हमारा ब्रिज का इलाका फरीदाबाद एक पवित्र स्थान है, हम किसी भी कीमत पर दुष्यंत के अपवित्र पैर अपने फरीदाबाद में नहीं पड़ने देना चाहते। मंगलवार को हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने फरीदाबाद में कष्ट निवारण समिति की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने 16 मामलों को सुना। लगभग 1 साल बाद फरीदाबाद में कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने की। इस बैठक में आम जनमानस की अलग अलग 16 शिकायतों पर विचार किया गया।
इनमें से कुछ शिकायतें ऐसी थीं जो पिछले लंबे समय से लंबित चल रही थीं। जरूरत पड़ने पर कुछ मामलों में कमेटी का गठन भी किया गया और कुछ शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया गया। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए दुष्यंत चौटाला ने 5 तारीख से शुरू हो रहे बजट सत्र को लेकर काफी उम्मीदें जताई। दुष्यंत चौटाला के मुताबिक सरकार ग्लोबल सिटी से लेकर पंचग्राम योजना और खेलो इंडिया को बढ़ावा देने का काम करेगी। कांग्रेस द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने को लेकर भी दुष्यंत चौटाला ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव का स्वागत है। दुष्यंत चौटाला के मुताबिक पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी पार्टी पर विश्वास हासिल कर लें। किसान आंदोलन को लेकर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 40 किसान नेता ऐसे हैं जो आंदोलन में हैं, उनको आगे आकर बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पहली बार 6 विभिन्न फसलों को MSP पर खरीद करेगी हरियाणा सरकार और इसी माह सरसों और अप्रैल महीने से गेहूं की फसल की खरीद भी शुरू होगी। एक्सपीडिशियसली एक लंबा पेंडिंग 9 साल से जो मामला है उसको निपटाने का काम करें। जो 3100 पेंशन कर रहे हैं बुजुर्गों की, किसने कहा है, कौन कर रहा है? सरकार बजट ला रही है और बिल्कुल उसके अंदर ऐतिहासिक कदम उठाए। कैसा बजट होगा सर इस बार का? मैं ये मानता हूँ कि कोविड के बावजूद भी हरियाणा उन राज्यों में से है जो GST कलेक्शन में भी, रेवेन्यू कलेक्शन में भी, एक्साइज कलेक्शन में भी, माइनिंग कलेक्शन में भी पॉजिटिव रहा है सर किसान। और मैं ये मानता हूँ कि इस पूरी ग्रोथ के अंदर बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो कोविड के कारण आगे नहीं जा पाए, पेंडिंग है, उनको टेकअप किया जाएगा। साथ में एक बहुत लंबा पेंडिंग प्रोजेक्ट है ग्लोबल सिटी का, जो पहले SEZ के लिए रिलायंस को ज़मीन दी गई थी, उसके अंदर हम ये प्रयास कर रहे हैं कि इस बजट में ग्लोबल सिटी की डेवलपमेंट का कार्य भी शुरू हो। जो पंचग्राम योजना है मानेसर, कुंडली और पलवल जो KMP है उसके ऊपर बढ़ने की, उसकी प्राथमिक 2 रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। उसके ऊपर सजेशन आई है कि एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बनाई जाए, उसके ऊपर हमने मीटिंग रखी है और मैं मानता हूँ अगले वित्त वर्ष के अंदर पंचग्राम योजना के ऊपर भी ऐतिहासिक कदम उठाए जाएंगे। उसके साथ साथ प्रदेश के अंदर खेलो इंडिया जो 2021 में होना है, उसके लिए भी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट के लिए काम किया जाएगा। और साथ में आगामी जो प्रोक्योरमेंट सीज़न है इसको और स्मूथली कैसे चलाया जाए। 2 दिन में फार्मर का पैसा उसके खाते में जे फॉर्म कटते ही ट्रांसफ़र कैसे किया जाए। ये पहली बार है कि 6 अलग अलग फसलें हरियाणा प्रदेश के अंदर MSP पे खरीदी जाएगी, जिसका प्रोक्योरमेंट प्रोसेस जहाँ सरसों की बात है इस महीने शुरू कर दिया जाएगा और 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद प्रदेश में शुरू। पंचायतें हो रही हैं किसानों की और रैली में भीड़ भी मिल रही है उनकी महापंचायत में, खासतौर से हरियाणा में। जब तक 40 नेता जो इस आंदोलन को दिल्ली के बॉर्डर पर लेकर आए थे वो एक मन बनाकर सरकार से चर्चा नहीं करेंगे, इस आंदोलन को समाप्त होते हम नहीं देख सकते। केंद्र सरकार तैयार है, हमने भी सुझाव दिए थे पार्टी के नाते, हरियाणा सरकार के नाते, उनको सरकार ने अपने सजेशंस जो थे उसके अंदर इम्प्लीमेंट करने का काम किया। एटा के निवर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष राकेश गांधी ने गरीबों को खाना खिलाया, जहां उन्होंने रोटी बैंक को 11,000 रुपए देने की घोषणा की। एटा के रोटी बैंक में चेयरमैन प्रतिनिधि राकेश गांधी ने गरीब और असहाय लोगों का दर्द देखा। इस दौरान एटा रोटी बैंक की संचालक समिति के पदाधिकारियों ने चेयरमैन प्रतिनिधि राकेश गांधी के घोषणा करने की सराहना की। वहीं एटा रोटी बैंक के संस्थापक मोहम्मद आमिर ने बताया कि अब तक सबसे बड़ी घोषणा पूर्व चेयरमैन राकेश गांधी ने की है। एटा रोटी बैंक पर गरीब और असहाय लोगों के लिए हर महीने कोई न कोई व्यक्ति अपनी अलग अलग धनराशि भेजते हैं। धनराशि में 100, 200, 500, 1000 रुपए तक गरीब भूखे लोगों के लिए भेजते हैं। आप लोगों के सहयोग से हर रोज गरीब और असहाय लोगों का पेट भरा जाता है। रोटी बैंक के संचालक आमिर खान ने बताया कि चेयरमैन प्रतिनिधि राकेश गांधी ने की है अब तक सबसे बड़ी धनराशि देने की घोषणा। एटा रोटी बैंक के संचालन से गरीब और असहाय लोग भूखे प्यासे नहीं सोते। देखिए, हमारे पुराने मित्र हैं बहुत ही, फरमान कुरैशी जी, और उनके बेटे हैं जीशान भाई जो हमारे बगल में बैठे हैं। इनका आज जन्मदिन था और इस जन्मदिन के अवसर पर इनको शुभकामनाएं हम देने आए हैं। इनका जन्मदिन रोटी बैंक के ऑफिस में मनाया गया है और यहाँ जो हम नज़ारा देख रहे हैं, गरीब बच्चे, गरीब लोग, माताएं बहनें, जो भोजन का प्रबंध किया जा रहा है, ये आमिर भाई ने जो यहाँ व्यवस्था या उनके दोस्तों ने
जो भी उनकी टीम ने की है ये बहुत सराहनीय है और इससे बड़ा पुण्य कार्य कोई हो नहीं सकता। इसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है कि आमिर भाई ने वास्तव में ये बहुत अच्छा काम किया है और ये काम एटा में चल रहा है। इससे मैं कहूँगा कि हमारे देशवासियों को इससे एक नया सीखने को मिलता है और इससे बड़ी इबादत नहीं हो सकती ऊपर वाले की। ये सबसे बड़ी इबादत। एटा जनपद के लोगों से, शहर के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि वो अधिक से अधिक जो है रोटी बैंक के इस पुनीत कार्य में आर्थिक सहयोग प्रदान करें ताकि गरीब लोगों को भोजन मिल सके। और हम लोग जो महंगी दावत करके महंगे व्यवस्थाएं करके जो लोगों को भोजन कराते हैं वो भी अपनी जगह सामाजिक दृष्टि से ठीक है, लेकिन रोटी बैंक के जरिए जो वास्तव में बहुत ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको भोजन मिल रहा है वो बहुत ही सराहनीय काम है। इसके लिए मेरे पास तो शब्द नहीं है, इतना मैं कहूँगा मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं तारीफ करने के लिए। कासगंज से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। इश्क में अंधे पिता ने अपने 15 माह के कलेजे के टुकड़े को जिंदा नहर में फेंक दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कासगंज जनपद में दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है, जहां इश्क में अंधे पिता ने अपने 15 माह के कलेजे के टुकड़े को जिंदा नहर में फेंक दिया। ये शर्मनाक और दिल दहलाने वाली पूरी घटना कासगंज शहर के मोहल्ला ज्वालापुरी निवासी किशन कुमार की है। आरोपी के बड़े बेटे सचिन की माने तो उसके पिता के पुत्र वधू से अवैध संबंध थे और इन्हीं संबंधों के चलते उसने अपने बड़े बेटे सचिन के साथ शादी कर ली। शादी के बाद किशन कुमार अपनी पुत्र वधू से रंगली लिया मनाता रहा। दोनों का प्यार 7वें परवान चढ़ गया और एक दूसरे ने जिंदगी भर साथ देने की कस्में वायदे भी किए। इसी बीच किशनवीर ने अपनी पत्नी से दूसरे बेटे को जन्म दिया, लेकिन ये बात पुत्र वधू को मंजूर नहीं थी। इस बात को लेकर पुत्र वधू और ससुर किशन कुमार में आए दिन तीखी नोकझोंक होने लगी। अवैध संबंध टूटने की कगार पर पहुंच गए, लेकिन इश्क में अंधे पिता ने 15 माह के मासूम को दुनिया से हटाने का मन बना लिया और बेटे यश को 27 फरवरी को जिंदा हजारा नहर में फेंक दिया। बड़े बेटे सचिन ने मासूम यश के अपहरण की तहरीर पुलिस को दे दी। पुलिस ने अभागे पिता को हिरासत में ले लिया। कलाई से पूछताछ की तो पता लगा कि किशन कुमार ने अपने ही लाडले को हजारा नहर में फेंक दिया। फिलहाल पुलिस अभागे पिता द्वारा कबूल की गई घटना के बाद मासूम यश की गोताखोरों द्वारा तलाश की जा रही है। मेरा भाई रात में सो रहा था, मैं और मेरी बहन सो रहे थे और हमने एक बार उसको रात में दूध पिलाया था। फिर हम सो गए, फिर हम सुबह उठे थे तो वो वहाँ पे था नहीं। इसकी जानकारी आपने पुलिस को दी? हाँ, पुलिस को दी। आपको किस पे शक है, क्या है? मुझे पापा पे और मेरी वाइफ पे शक है। क्यों, ऐसा क्या हुआ? क्योंकि वो मेरे पापा कई बार कोशिश कर चुके हैं, उसे बोलते हैं कि ये कर दूंगा, वो मार दूंगा, ये सबको बर्बाद कर दूंगा। पापा का और वाइफ का कई सालों से अफेयर चल रहा है। पुलिस ने कोई कार्रवाई की अभी तक? हाँ, कार्रवाई चल रही है। पापा पकड़ सकते हैं और बच्चे का कोई पता नहीं है और मेरी वाइफ है वो भी भागी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें वाई न्यूज। नमस्कार। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं बंसल फूड्स, कृष्णानगर, मथुरा। स्वादिष्ट भोजन का एकमात्र स्थान बंसल फूड्स। हम पूछेंगे सवाल। अच्छा बता दिए, महाभारत की रचना किसने की? किसने लिखा महाभारत? तुलसीदास जी ने। आप देंगे जवाब। इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है? 25 अगस्त। हर सवाल में होगा रोमांच। बता दीजिए, सब्जियों का राजा कौन होता है? कोई सब्जी होती होगी। आपके जवाब भी होंगे लाजवाब। आपके मुंह में दांत कितने हैं? मेरे मुंह में दांत गिने नहीं है सर। मस्ती मनोरंजन से भरपूर। पनीर किस चीज का बनता है? दूध से। मम्मी का नाम बता दो। पूजा। अरे वाह। बाई न्यूज आपके द्वार एक शानदार क्विज कॉन्टेस्ट। हमारे जो शरीर होता है उसमें हड्डियां कितनी होती हैं? 512। ओह माय गॉड। आप हमारे स्पॉन्सर दाऊदयाल इत्र बालों की तरफ से ये बेहद खूबसूरत गिफ्ट हैम्पर स्किल देखना ना भूलें। हर रविवार रात्रि 9 बजे बाई न्यूज आपके द्वार कार्यक्रम के प्रायोजक हैं दाऊदयाल इत्र वाले।